आइए दोस्तों, आज आप जानकारी लेंगे मुगल बादशाह जहांगीर के। जहांगीर के बचपन का नाम नूरुद्दीन। जहांगीर के बचपन का नाम नूरुद्दीन। जहांगीर के बचपन का नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था, लेकिन अकबर इसे प्यार से शेखू अथवा सलीम के नाम से पुकारता था। अकबर की कई रानियां होने के बाद भी कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ था, तो ये फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर मन्नतें मांगने आया करता था। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर मन्नतें मांगने के से एक पुत्र पैदा होता है, वह फतेहपुर सीकरी में ही होता है। अर्थात 1569 में फतेहपुर सीकरी में एक पुत्र पैदा होता है, जिसे प्यार से शेखू या सलीम के नाम से पुकारता है। जहांगीर की माँ का नाम हरखा बाई था। जहांगीर की माँ का नाम हरखा बाई, या इसी को हरखा बाई को ही अकबर ने अगला उत्तराधिकार को जन्म देने के लिए इसे एक उपाधि दी थी, मरियम। मरियम उज्जवानी की उपाधि दी थी। मरियम उज्जवानी की उपाधि। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक, अर्थात जहांगीर ने 22 वर्ष शासन किया था। जहांगीर का पहला विवाह भगवान दास की पुत्री मानबाई के साथ हुआ था। जहांगीर का पहला विवाह भगवान दास की पुत्री मानबाई के साथ हुआ था। जहांगीर ने मानबाई को शाही बेगम की उपाधि दी थी। जहांगीर का पहला विवाह मानबाई के साथ हुआ था। जहांगीर ने मानबाई को शाही बेगम की उपाधि दी थी। शाही बेगम या मानबाई से सबसे बड़ा पुत्र खुसरो पैदा हुआ था। सबसे बड़ा पुत्र खुसरो शाह पैदा हुआ था। अकबर खुसरो शाह अपने नाते को बहुत प्यार करता था और अगला शासक खुसरो शाह को ही बनाना चाहता था। जहांगीर का अगला विवाह उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ था। जहांगीर का एक विवाह मानबाई के साथ हुआ था और अगला विवाह जगत गोसाई के साथ हुआ था। और जहांगीर का जगत गोसाई के बाद अगला विवाह जो हुआ था वह मेहरुन्निसा के साथ हुआ था। मेहरुन्निसा के साथ हुआ था। मेहरुन्निसा की माँ का नाम अस्मत बेगम था। मेहरुन्निसा की माँ का नाम अस्मत बेगम, पिता का नाम ग्यास बेग और भाई का नाम आसफ खां था। माँ का नाम अस्मत बेगम और पिता का नाम ग्यास बेग था। और मेहरुन्निसा के भाई का नाम आसफ खां था। ग्यास बेग सर्वप्रथम महमूद शाह के काफिले में शामिल होने आया था। महमूद शाह कांधार का एक शासक था, तो कांधार के एक काफिले में ये शामिल हुआ था। तो महमूद शाह ने इसे फतेहपुर सीकरी में आकर भेज दिया था, जो अकबर की सेवा में आया तो अकबर ने इसे मिर्ज़ा की उपाधि दी, तो इसका नाम मिर्ज़ा ग्यास बेग हो जाता है। तो ग्यास बेग को मिर्ज़ा की उपाधि दी थी अकबर ने इसे मिर्ज़ा की उपाधि दी थी। अच्छा, ये और जो अस्मत बेगम को भाई ग्यास बेग को इन्होंने अपनी सेवा में नियुक्त किया था अकबर ने। और अस्मत बेगम जो थी, ठीक ना, अस्मत बेगम अर्थात मेहरुन्निसा की माँ को जहांगीर की माँ हरखा बाई की सेविका नियुक्त किया था। मेहरुन्निसा का जो जन्म हुआ था ये कंधार, सबसे पहले जहाँ कंधार में शामिल हुआ था ग्यास बेग, वहीं मेहरुन्निसा का जन्म हुआ था। मेहरुन्निसा अपने पिता के साथ आ जाती है अकबर के दरबार में और अपनी माँ के साथ रहती है, और माँ इसकी जहांगीर की माँ की सेविका नियुक्त हो जाती है। तो वहीं हरखा बाई के साथ या मरियम उज्जवानी के साथ जहांगीर बड़ा होता है, और हरखा बाई की सेविका होती है अस्मत बेगम, उसकी पुत्री मेहरुन्निसा वहीं बड़ी होती है। दोनों बचपन से ही एक जगह रहते होते हैं, तो इनका बचपन में ही दोनों का प्रेम हो जाता है।
प्रेम हो जाता है। जब ये दोनों बड़े होते हैं तो ये जानकारी अकबर को मिलती है। तो अकबर क्या करता है, 1594 में अकबर 1594 में अकबर अली कुली बेग के साथ हाँ मेहरुन्निसा का विवाह, मेहरुन्निसा भी उसी दौरान रहती है ये तो गयास बेग की पुत्री, तो मेहरुन्निसा का विवाह अली कुली बेग के साथ करा देता है और अली कुली बेग को शेरे अफगान की उपाधि देता है। इसे सर्वप्रथम बंगाल का गवर्नर बना देता है, बंगाल का गवर्नर बना देता है। लेकिन अकबर की मृत्यु के बाद 1605 में जब जहांगीर अगला शासक जहांगीर बनता है तो वह अली कुली बेग को एक विद्रोह में मरवा देता है, अली कुली बेग को एक विद्रोह में भेज देता है और सैनिकों लगाकर उसकी हत्या करवा देता है। तो उसकी विधवा स्त्री मेहरुन्निसा को दिल्ली बुला लेता है। ये बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था, तो अली कुली बेग को मरवा दिया जाता है। अली कुली बेग को मरवाने के बाद उसकी विधवा स्त्री बंगाल से दिल्ली के लिए वापस बुला ली जाती है। तो अपनी सौतेली माँ रुकैया बेगम की सेविका बना देता है। किसे? मेहरुन्निसा को। ये दिल्ली बुला लेता है और रुकैया बेगम की सेविका मेहरुन्निसा को नियुक्त करता है। मेहरुन्निसा एक बार नौरोज के समय ये उपवास के दौरान नमाज पढ़ती होती है, तो उसे झरोके से जहांगीर देखता है। तो जहांगीर को मेहरुन्निसा पुनः बहुत पसंद आती है और अपना पुराना प्यार याद आ जाता है। तो फिर मेहरुन्निसा से जहांगीर विवाह कर लेता है और मेहरुन्निसा को एक उपाधि देता है, वो देता है नूर जहां की। तो मेहरुन्निसा को क्या उपाधि देता है? जहांगीर मेहरुन्निसा को नूर जहां की उपाधि देता है। और मेहरुन्निसा कि जहांगीर के दरबार में सबसे ज़्यादा चलने लगती है नूर जहां। यहाँ एक विदुषी स्त्री होती है तो इसके काफिले में कई लोग शामिल हो जाते हैं। इसका एक दल बनता है, इसके दल का नाम होता है जुनता दल। नूर जहां अपने दल में कई लोगों को शामिल कर लेती है जो जहांगीर के पूरे शासन को अपने हाथ में चलाने के लिए एक दल का निर्माण करती है। उस दल का नाम रखा जाता है जुनता दल। जुनता दल में मेहरुन्निसा का भाई आसफ खां होता है। इसका पिता गयास बेग होता है। माँ असमत बेगम होती है और अकबर के दो पुत्र बेस में होते हैं खुर्रम और शहरयार। तो नूर जहां या मेहरुन्निसा एक दरबार चलाने के लिए एक दल का निर्माण करती है, उसे जुनता दल कहा जाता। जुनता दल में ये खुर्रम, शहरयार, असमत बेगम, गयास बेग और आसफ खां ये शामिल हो जाते हैं। जहांगीर अपने आप को एक न्यायप्रिय राजा के रूप में दर्शाना चाहता है और वह एक आगरा में न्याय की जंजीर लगवाता है। जहांगीर एक न्याय की जंजीर आगरा किले से यमुना नदी के किनारे तक एक सोने की जंजीर लगवाता है, उसमें 7 घंटियाँ लगवाता है। ये आगरा के किले से शाहबुर्ज, आगरा के किले में होता शाहबुर्ज से ये यमुना नदी के किनारे एक खम्मा बनवाता है, एक खम्मा दोनों के बीच एक सोने की जंजीर लगवाता है और उसमें कुल 7 घंटियों को लगवाता है। तो न्यायप्रिय राजा जहांगीर कहलाया, क्योंकि जहांगीर ने न्याय के लिए आगरा लाल किले के शाहबुर्ज से यमुना नदी के किनारे तक एक सोने की जंजीर लगवाई, जिसे न्याय की जंजीर के नाम से जाना गया। जहांगीर ने अपने समय में मदिरा पर प्रतिबंध लगाया। जहांगीर ने मदिरा पर प्रतिबंध लगाया। जहांगीर के समय प्रथम अंग्रेज 1608 में, जहांगीर के समय प्रथम अंग्रेज 1608 में कैप्टन हॉकिंस भारत आया। प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस, जहांगीर के समय 1608 में प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस भारत आया। जैसे जहांगीर ने 400 का मनसब प्रदान किया। जहांगीर ने 400 का मनसब प्रदान किया और इसे इंग्लिश खां की उपाधि दी। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब प्रदान किया और इसे इंग्लिश खां की उपाधि दी। जब ये कैप्टन हॉकिंस
वापस जब जाता है ब्रिटेन के लिए, तो ब्रिटेन में इसकी जानकारी ली जाती है कि भारत में व्यापार करने के साधन क्या हैं, कैसे व्यापार किया, वहाँ की राजशाही व्यवस्था क्या है। तो कैप्टन हॉकिंस ने बताया था कि जहांगीर के दरबार में, कैप्टन हॉकिंस ने बताया था कि जहांगीर के दरबार में महिलाओं की चलती है, वहाँ सबसे ज़्यादा चलते थे जुनता दल, जुनता दल में महिलाएं ज़्यादा थी, अर्थात उसकी मुखिया थी मेहरुन्निसा, तो मेहरुन्निसा की चलती थी। तो अगला अंग्रेज़ फिर भेजा जाता है जहांगीर के दरबार में। अच्छा हाँ, जहांगीर के दरबार में जो पहला अंग्रेज़ आया था वह अकबर के नाम का पत्र लेकर आया था। उस समय जब वहाँ से चला था तब अकबर का शासन था, लेकिन यहाँ जब तक आता है तब तक यहाँ जहांगीर का शासन होता है। तो जहांगीर के यहाँ की जब व्यवस्था ब्रिटेन में जाकर बताई कि यहाँ सबसे ज़्यादा महिलाओं की चलती है और उसमें भी महिलाओं में नूरजहाँ की सर्वाधिक चलती है। तो अगला अंग्रेज़ आता है 1615 में, अगला अंग्रेज़ आता है 1615 में। वह जहांगीर के लिए एक घोड़े की बग्गी, एक घोड़े की घोड़ा गाड़ी, हल्की घोड़ा गाड़ी बग्गी जहांगीर के लिए दान में लेके आता है उपहार के रूप में, और जहांगीर की पत्नी मेहरुन्निसा के लिए हीरे जवाहरात लेके आता और कपड़े, हीरे जवाहरात जड़े हुए कपड़े लेके आता है। अगला, जहांगीर के समय चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी, जहांगीर के समय चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी, अतः चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के काल को कहा गया। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के काल को कहा गया। जहांगीर के दरबार में 2 चित्रकार रहते थे, एक था उस्ताद मंसूरी, जहांगीर के दरबार में 2 प्रसिद्ध चित्रकार रहते थे, एक था उस्ताद मंसूरी। इसने सबसे प्रसिद्ध चित्रकला जो है बाज नामक मुगल वंश की या मुगल काल की सबसे चर्चित और सबसे महंगी जो पेंटिंग है उसका नाम है बाज नामक चित्रकला उस्ताद मंसूरी ने दी थी। ये एक पक्षी चित्रकार था, और दूसरा चित्रकार इनके यहाँ दरबार रहता उसका नाम था अबुल हसन या उस्ताद हसन, अबुल हसन। ये एक मानव चित्रकार था, अतः जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया था। अकबर के काल को हिंदी का स्वर्णकाल कहा गया था, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा गया था, और शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा गया था। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल मतलब भवन निर्माण, स्थापत्य कला का मतलब भवन निर्माण। नादिर उल अस्त्र, उस्ताद मंसूरी को जहांगीर ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी, नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी, और अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। ऐसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि दी थी, नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। जहांगीर के दरबार में एक इटली यात्री आया था निकोलो मनुची, जहांगीर के दरबार में इटली यात्री निकोलो मनुची आया था, और जहांगीर के दरबार में डच यात्री फ्रांसिस्को पेल सर्ट आया था। जहांगीर के दरबार में अंग्रेज़ कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो आए थे, और 2-3 अंग्रेज़ और आए थे। तो जहांगीर के दरबार में लगभग 4 से 5 अंग्रेज़ आते रहे। तो जहांगीर ने अंग्रेज़ों को बार बार आने के कारण इन्हें फिरंगी खां की उपाधि दी थी। सभी अंग्रेज़ों को फिरंगी बोला था, अंग्रेज़ों को फिरंगी खां की उपाधि दी थी जहांगीर ने अंग्रेज़ों को फिरंगी खां की उपाधि दी थी, जबकि कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। तो कई अंग्रेज़ भी आए थे, और इसके दरबार में एक इटली यात्री आया था निकोलो मनुची, और एक डच यात्री आया था फ्रांसिस्को पेलसर्ट, डच यात्री फ्रांसिस्को पेलसर्ट आया था। निकोलो मनुची तो जहांगीर के दरबार में आया था, लेकिन एक और भारत में इटली यात्री आया था जिसका इतिहास में नाम है, वो था निकोलो कॉन्टी संगम वंश में आया था। निकोलो कॉन्टी आया था, वह संगम वंश में किसके समय आया था? देवराय प्रथम। तो एक आया था निकोलो कॉन्टी भारत में, कभी आया था निकोलो कॉन्टी, तो कई बार परीक्षा में पूछा गया भारत में निकोलो कॉन्टी किसका दौर आया? ये देवराय प्रथम के दौरान में आया, ये संगम वंश का था विजयनगर साम्राज्य में। निकोलो कॉन्टी आया था, निकोलो मनुची जहांगीर के दौरान में आया था। भारत में प्रथम अंग्रेज जो घूमने आया था वह तो अकबर के काल में रॉल्फ फिच आया था। प्रथम अंग्रेज राल्फ फिच आया था, प्रथम अंग्रेज तो राल्फ फिच आया था, लेकिन व्यवसाय के लिए महारानी द्वारा भेजा गया जो प्रथम अंग्रेज व्यापार के लिए आया था वह जहांगीर के दौरान में कैप्टन हॉकिंस आया था, और अगला अंग्रेज टॉमस रो आया था। फिर 2-3 अंग्रेज और आए थे। इन कई अंग्रेजों को बार बार आने की वजह से ये तो फिरंगी की तरह घूमते रहते हैं, तो जहांगीर ने उन्हें फिरंगी भी कहा था।
जहांगीर ने फिरंगी भी कहा था। जहांगीर ने सिंह अस्पा और 2 अस्पा, जहांगीर ने सिंह अस्पा और 2 अस्पा का प्रारंभ भी किया था। जहांगीर ने सिंह अस्पा और 2 अस्पा का प्रारंभ, सिंह अस्पा और 2 अस्पा का प्रारंभ जहांगीर ने किया था। जहांगीर के समय ही खुसरो खान है, जहांगीर के समय ही इसके बड़े पुत्र था खुसरो खान। खुसरो खान ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। खुसरो खान ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। ये विद्रोह जो किया था, इस विद्रोह में सिख के 5वें गुरु थे अर्जुन देव। सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव का सहयोग बताया गया था। तो जो खुसरो खान है, जो बड़े पुत्र खुसरो खान ने जो विद्रोह किया था, इसमें खुसरो खां को खुर्रम द्वारा पकड़वा लिया गया और इसकी आंखें फोड़ दी गईं। उसके बाद बताया गया कि जो खुसरो ने विद्रोह किया था, ये जहांगीर, जो खुसरो ने विद्रोह किया था, ये सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के संपर्क में आकर किया था। तो अर्जुन देव को भी इस वजह से कड़ी सज़ा सुनाई गई थी और इन्हें फांसी दिलाई गई थी। तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को खुसरो खां की सहायता करने के कारण फांसी दिलाई गई थी। 5वें गुरु अर्जुन देव ने ही अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। जहांगीर ने ईसाई धर्म की शिक्षा भी ली थी। ईसाई धर्म की शिक्षा ली थी फादर जेवियर। तो जहांगीर ने ईसाई धर्म की शिक्षा भी फादर जेवियर से ली थी और ये ईसाई धर्म से भी थोड़ा प्रभावित हुआ था। तो इसने अपने कमरे में ईसा मसीह और इनकी माँ मैरी की तस्वीर भी लगवाई थी। ईसा मसीह और मैरी की तस्वीर अपने कमरे में लगाई गई थी। तो परीक्षा में कई बार पूछा गया था कि ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने अपने कमरे में ईसा और मैरी की तस्वीर लगवाई थी। तस्वीर बनवाई थी वो जहांगीर ने ही बनवाई थी। टॉमस रो जब 1615 में भारत आया था, उसके 1 साल बाद अर्थात 1616 में टॉमस रो ने 1616 में जहांगीर से मुलाकात की थी। जहांगीर से मुलाकात जो की थी वह अजमेर के किले में की थी। तो टॉमस रो की मुलाकात जहांगीर से कहाँ हुई थी? यह अजमेर के किले में हुई थी। अजमेर के किले में मुलाकात होने के बाद इसने भारत में 3 वर्ष तक रहा था। 3 वर्ष रहने के साथ ही जहांगीर ने इसे मांडू, अहमदनगर और अजमेर का भ्रमण भी कराया था टॉमस रो को। जहांगीर ने मेवाड़ के शासक अमर सिंह से संधि की थी। यहाँ महाराणा प्रताप का पुत्र था अमर सिंह। महाराणा प्रताप का पुत्र था अमर सिंह। तो जहांगीर ने अमर सिंह के यहाँ विद्रोह करने के लिए भेजा था, लेकिन यहाँ पर संधि कर ली गई थी। यहाँ पर तो महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह से जहांगीर ने संधि की थी। जहांगीर के 5 पुत्र हुए थे। सबसे बड़ा पुत्र था खुसरो। तो खुसरो, खुर्रम, शहरयार, जहांदार और परवेज। खुसरो इसे मरवा दिया था। खुसरो, खुर्रम, जहांदार, शहरयार और परवेज। खुसरम, खुर्रो, शहरयार, जहांदार और परवेज। जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, खुर्रम, शहरयार, जहांदार और परवेज। शहरयार जो था ये जहांगीर की पत्नी थी शाहे जमान। जहांगीर की पत्नी थी शाहे जमान का पुत्र था जिसका नाम था शहरयार। तो नूरजहां ने अपनी पुत्री जो अली कुली बेग से पैदा हुई थी, पहले अली कुली बेग के साथ विवाह हुआ था नूरजहां का, तो उससे पुत्री एक पैदा हुई, उसका नाम था लाडली बेगम। तो लाडली बेगम। तो नूरजहां ने शहरयार को शासक बनाने के लिए अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह शहरयार के साथ कर दिया था, लेकिन ये शासक नहीं बना पाई। तो उस समय नूरजहां के भाई आसफ खान है अपनी पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह खुर्रम से करा दिया।
जब नूरजहां ने अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के पुत्र शहरयार से कराया, उसे अगला शासक बनाना चाहती थी, तो उसी समय नूरजहां के भाई आसफ खान ने अपनी पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह खुर्रम से करा दिया। तो आसफ खां की सहायता से खुर्रम अगला शासक बना। आसफ खां की सहायता से खुर्रम अगला शासक बना था। आसफ खां की सहायता से जहांगीर ने जम्मू कश्मीर में एक बाग का निर्माण कराया था, उसका नाम था निशात बाग। जहांगीर ने जम्मू कश्मीर में निशात बाग का निर्माण कराया। नूरजहां ने अपने पिता एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया, जो आगरा के एतमादुद्दौला में है। ये भारत में पहला संगमरमर से निर्मित मकबरा है। काय का? एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने अपने पिता के लिए बनवाया था, एतमादुद्दौला का मकबरा। और ये भारत में प्रथम संगमरमर से निर्मित मकबरा है। इतिहास में अनारकली की जानकारी बहुत कम मिलती है। अनारकली की जानकारी बहुत कम मिली है। बताया जाता है कि अनारकली एक नृत्यांगना थी और ये अकबर के दरबार में ही ये छोटे से रही थी। तो अकबर अनारकली को चाहता था, अकबर अनारकली से प्यार करता था और अनारकली जो थी ये सलीम से प्यार करती थी। तो जब अकबर को पता लगा कि अनारकली सलीम से प्यार करती है, तो अकबर ने अनारकली को दरबदर कर दिया। दरबदर मतलब अपने शासन से इसे बाहर भेज दिया, लाहौर भेज दिया, इसे सलीम से दूर करने के लिए। लेकिन ये जब लाहौर रहने लगती है तो लाहौर से भी ये सलीम के लिए अपनी जानकारी भेजती रहती थी और उसकी जानकारी लेती रहती थी। ये बात फिर भी अकबर को पता लग जाती है, तो अकबर अनारकली को लाहौर में ही एक दीवार में चिनवा देता है। दीवार में जब चिनवा देता है तो उसके बाद जब जहांगीर अगला शासक बनता है, तो जहांगीर ने लाहौर में अनारकली का मकबरा बनवाया था और उस मकबरे पर लिखवाया था कि मैं यदि अपनी प्रेयसी अनारकली का चेहरा पुनः एक बार देख पाता तो क़यामत के दिनों तक अल्लाह को धन्यवाद देता। ये जहांगीर ने अनारकली का मकबरा बनाया और उसकी दीवारों पर लिखवाई थी। जब अकबर ने अनारकली को दिल्ली से दरबदर किया था, उसी समय की पंक्ति जो एक लिखी गई है उसी में कहा जाता है कि छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली। मतलब अकबर ने उसमें ये कहा था, या तो मेरे दरबार में रहेंगी या मेरे दरबार से दरबदर हो जाएगी। तो उसने दरबार से दरबदर होना चाहा, लेकिन सलीम से प्यार करना नहीं छोड़ा। उसने कहा मैं सलीम से प्यार तो करेंगे, लेकिन यहाँ से हम निकल के बाहर जा सकते हैं। तो अनारकली दरबदर हो गई थी, तो छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली यहाँ से चली गई थी, लेकिन सलीम को नहीं छोड़ा था और वहाँ से अते पते लेती रही। तो फिर अकबर ने उसे दीवार में जिंदा चिनवा दिया था।